हाय दोस्तों, आज की वीडियो है टर्मिनेटर ज़ीरो। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी तगड़ा है और इसके क्रिएटर्स भी काफ़ी मशहूर हैं। मैटसन टॉमलिन ने प्रोजेक्ट पावर और द बैटमैन में काम किया है, तो उनकी राइटिंग सॉलिड एक्सपेक्ट की जा सकती है। फिर डायरेक्टर है मसाशी कुडो, जो कि ब्लीच और टावर ऑफ गॉड जैसे एनिमी के विजुअल के लिए फेमस हैं। इस सब में एनिमेशन हाउस भी है प्रोडक्शन आईजी, जो घोस्ट इन द शेल और साइको पास जैसी हिट सीरीज के लिए जाने जाते हैं। अब इन सबको देखकर लगता है कि प्रोजेक्ट जबरदस्त होगा, पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी फ्रेंचाइजी में जेम्स ने भी काफी प्रोजेक्ट में काम किया है जो उतने खास नहीं थे। लेकिन ये एक एनीमे है और एनीमे में 30 मिनट के रन टाइम में भी काफी कुछ दिखाया जा सकता है, तो चांसेस हैं कि स्टोरी एक्साइटिंग होगी और कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग होंगे। टर्मिनेटर ज़ीरो के इवेंट्स पहले की 2 फिल्मों के साथ यानी लगभग उसी टाइमलाइन पर चलेंगे, पर ये पूरा एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा। बजाय इसके फैमिलियर स्टोरी एलिमेंट को रिमिक्स करके नए ट्विस्ट और थोड़ा फ्रेश नजरिया ऐड किया जाएगा। मतलब जो ओजी टर्मिनेटर फैंस हैं उनको पहले के आइकॉनिक मूवमेंट या सेटअप वापस मिलेंगे, पर नए अंदाज और नई सिचुएशंस के साथ। टर्मिनेटर ज़ीरो के पहले एपिसोड की शुरुआत फ्यूचर ईयर 2022 में होती है, जहां हमें आइको को दिखाया जाता है। वो एक टर्मिनेटर के साथ फाइट कर रही है। काफी इंटेंस बैटल के बाद आइको एक स्पेशल डिवाइस का यूज करके उस टर्मिनेटर की एनर्जी सोर्स ड्रेन कर लेती है और टर्मिनेटर शट डाउन हो जाता है। ये कम से कम ऐसा लगता है। फिर हमें रेजिस्टेंस बंकर में ले जाया जाता है, जहां आइको वापस आती है उस एनर्जी सोर्स के साथ, जो इनके मिशन का मेजर पार्ट है। इस एनर्जी सोर्स में स्काईनेट के फ्यूचर प्लान्स के डेटा हैं, जो रेजिस्टेंस को ये समझने में मदद करते हैं कि स्काईनेट किस तरह से इस वॉर को अपने फेवर में लाना चाहता है। जैसे हर टर्मिनेटर फिल्म में होता है, यहाँ भी स्काईनेट का प्लान है एक टर्मिनेटर को पास्ट में भेजने का। रेजिस्टेंस वाले भी स्काईनेट के टाइम मशीन के कोऑर्डिनेट को ट्रेस करते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एक नया टर्मिनेटर रेडी हो रहा है। प्रोटोकॉल के मुताबिक ये टर्मिनेटर बिना कपड़ों के टाइम मशीन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और 1997 में भेज दिया जाता है। इसके पैरेलल आइको भी अपनी मेकशिफ्ट टाइम मशीन में चढ़कर टाइम ट्रैवल के लिए रेडी है। लेकिन जैसे ही वो पास्ट में ट्रांसपोर्ट होने लगती है, रेजिस्टेंस बंकर पर वही टर्मिनेटर अटैक कर देता है जिसे आइको ने कुछ घंटों पहले शट डाउन किया था। उस वक्त आइको की आखिरी नजर अपनी बहन और बाकी सर्वाइवर्स पर पड़ती है, जो उस टर्मिनेटर के अटैक में खत्म हो रहे हैं। और इसी के बाद आइको 1997 के टोक्यो पहुंच जाती है। इस स्टोरी का ट्रैजिक एंगल 2 तरफ से है, क्योंकि आइको को पता है कि जिस पास्ट में वो जा रही है वो उसका खुद का पास्ट नहीं है। प्रॉफिट कहता है कि जब भी स्काईनेट एक टर्मिनेटर को पास्ट में भेजता है, वो फ्यूचर को चेंज कर देता है और एक नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है। तो जब आइको उस जर्नी में जाती है, उसे ये समझ आ जाता है कि वो अपने टाइमलाइन पर डायरेक्ट असर नहीं डाल पाएगी। जैसे केल रीस एक सोल्जर की तरह पास्ट में भेजा गया था एक टर्मिनेटर को खत्म करने के लिए, आइको भी उसी मिशन पर जा रही है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आइको का मिशन स्काईनेट को रोकना नहीं है, उसका असली टारगेट है कोकोरो। तो पहले जो रेजिस्टेंस को लगता था कि इनका मेन दुश्मन स्काईनेट है, अब पता चलता है कि कोकोरो के पीछे भी कुछ और हिडन थ्रेट हैं और आइको का मिशन कुछ अलग और ज्यादा डेंजरस होने वाला है। टर्मिनेटर ज़ीरो का ज्यादा पार्ट 1990s के जापान में सेट है और हम मैल्कम ली को फॉलो करते हैं, जो एक रोबोटिक इंजीनियर है। इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि मैल्कम को किसी तरह जजमेंट डे की डिटेल्स का पता है और उसका इंस्टिंक्ट उसे ये फ्यूचर ट्रेजेडी रोकने की तरफ पुश करता है। वो अपने सपनों में दुनिया को खत्म होते देखता है, जो उसके इस ऑब्सेशन को और भी फ्यूल करते हैं कि वो कुछ करे। वहीं मैल्कम ने कॉर्टेक्स नाम की एक साइबरनेटिक कंपनी के रिसोर्सेज का यूज करके एक एडवांस एआई डेवलप किया है, जिसे वो कोकोरो कहता है, जिसका मतलब है दिल, बॉडी और दिमाग। ये एक एआई है जो 3 अलग होलोग्राम फीमेल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, हर एक अलग कलर में। ये होलोग्राम्स मैल्कम के साथ कॉर्टेक्स के सेंट्रल हाउसिंग में इंटरैक्ट करते हैं, पर जैसे जैसे जजमेंट डे का वक्त करीब आने लगता है, मैल्कम में कोकोरो को एक्टिवेट करने का ऑब्सेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरी तरफ हीरो एक हैप्पी गो लकी बच्चा है, जबकि राइका सबसे सेंसिटिव है। अपनी माँ की मौत के बाद राइका काफी हर्ट फील करती है और इसलिए थोड़ा रिबेलियस हो गई है, जब उसे पता चलता है कि उसके डैड की विश के हिसाब से उसे अपनी फेवरेट रोबोटिक कैट कोनिको को छोड़ना पड़ेगा, जो मिसाकी ने उसे गिफ्ट किया था। तो वो घर से भाग जाती है। उसके भाई भी उसे वापस लाने एक एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। मिसाकी घबराकर मैल्कम को कॉल करती है। वो बच्चों को ढूंढने का फैसला करता है। रास्ते में इन्हें एक टर्मिनेटर का अटैक झेलना पड़ता है,
जो मैल्कम को मारने के लिए भेजा गया है। वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं क्योंकि आइको ट्रक लेकर टर्मिनेटर को टक्कर मार देती है। इस अफरा तफरी में मैल्कम मिसाकी को ऑर्डर देती है कि वो उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगर टर्मिनेटर मैल्कम को नहीं मार पाया तो वो बच्चों को टारगेट करेगा। मिसाकी की इस जर्नी में उसकी एक पार्टनर है आइको, और मिसाकी पर शुरू में थोड़ा शक भी करती है, लेकिन जल्दी ही ये मिलकर बच्चों का पता लगाते हैं जो एक पुराने एम्यूजमेंट पार्क में हैं। ये उनकी माँ का फेवरेट स्पॉट था, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। टर्मिनेटर एक आम आदमी के भेस में ली हाउस में घुसकर रोबोटिक कैट के डेटाबेस और यूनिक बारकोड को ट्रेस करके बच्चों की लोकेशन ढूंढ लेता है। जैसे ही टर्मिनेटर बच्चों पर अटैक करने वाला होता है, हीरो उसे रोक देता है और वो गन का यूज नहीं करता, जो इस टर्मिनेटर के स्टाइल से सिमिलर है। ये डिटेल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि 90s के जापान में गन्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, सिर्फ पुलिस जैसे अथॉरिटी फिगर्स ही यूज करते थे। इसलिए ये टर्मिनेटर एक क्रॉसबो के साथ फाइट करता है जो उसकी आर्म के नीचे लोडेड है, और आइको एसिड फिल्ड बॉटल का यूज करती है ताकि टर्मिनेटर के लिविंग टिश्यू डिसॉल्व हो पाए, और वो बच जाता है। आइको उसे एलिवेटर शाफ्ट में धक्का दे देती है। इसके बाद आइको और राइका एक पुलिस की गाड़ी में भागते हैं, जबकि मिसाकी केंटा और हीरो के साथ पुलिस की मदद लेने का प्लान करती है। आइको बहुत तेजी से कार चलाती है, जिससे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स आइको को फॉलो करते हैं। फिर वो एक ऑफिस बिल्डिंग में छुप जाती है। वो राइको को कहती है कि अपने डैड को कॉल करे, लेकिन माल्कम फोन नहीं उठाता, ये सोचकर कि राइको को खुद ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मिसाकी का इंटेरोगेशन शुरू होता है। उसके जवाब क्लियर नहीं है क्योंकि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन इस इंटेरोगेशन के बीच टर्मिनेटर की एंट्री होती है, यानी वो बच गया है। टर्मिनेटर सभी ऑफिसर्स को मार देता है और मिसाकी का हाथ तोड़ देता है। पता चलता है मिसाकी एक रोबोट है। वहीं आइको को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो मैल्कम से बात नहीं कर पाती। उसे और राइका दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि मिसाकी, हाइरो और कैंटा पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। यहीं टर्मिनेटर 0 की ब्रांचिंग टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, स्पेशली सेंट्रल टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से। जजमेंट डे के आखिर में साइबरडेन सिस्टम पर अटैक से जजमेंट डे डिले हो जाता है, लेकिन टर्मिनेटर 0 में जजमेंट डे बिना किसी इंटरप्शन के होता है जैसे ही स्काईनेट ऑनलाइन आता है। मैल्कम का पूरा प्लान कोकोरो को स्काईनेट के काउंटर एआई के रूप में डेवलप करने पर डिपेंडेंट है, ताकि वो स्काईनेट का सामना कर सके और अर्थ को डिस्ट्रक्शन से बचा सके। लेकिन वो इस बात से भी डर रहा है कि अगर कोकोरो ऑनलाइन आया तो या तो वो स्काईनेट का साथी बन जाएगा, या ह्यूमैनिटी के प्रति उसका भी इंडिफरेंट एटीट्यूड हो सकता है, जो उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। ये पूरी कहानी कोकोरो की ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल के बिलीफ पर टिकी है। कोकोरो कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो जाता है जो स्काईनेट ने लॉन्च किए हैं, और टोक्यो को एक और न्यूक्लियर अटैक से बचा लेता है। ये सिचुएशन जापान के लिए और भी इम्पैक्टफुल है क्योंकि वो हिस्टोरिकल न्यूक्लियर अटैक का शिकार रह चुका है। कोकोरो इसके बाद कोटेक्स इंडस्ट्रीज के रोबोट असिस्टेंट्स इनोज को, जो पूरे देश में रिलीज किए गए हैं, उनका कंट्रोल ले लेता है। इनोज एक हाइव माइंड के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं। इस तरह कोकोरो सब इनोज का कंट्रोल लेकर सिटी पर अपना ग्रिप मजबूत कर लेता है और 1997 के जापान में एक डिस्टोपियन लॉ एस्टैब्लिश करता है, जहां इनोज ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट फ्रंट लाइन पर आ जाते हैं। इन सब इवेंट्स के बीच आइको इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती है और राइका को ये रिवील करती है कि उसके फ्यूचर में कोकोरो और स्काईनेट दोनों एक्टिव हैं और दोनों राइवल एआईज हैं, जिनकी इंटेंशंस दुनिया पर राज करने की है। आइको का मिशन मैल्कम को ढूंढना और उसे कन्विंस करना है कि वो कोकोरो को एक्टिवेट न करे, जबकि टर्मिनेटर का मिशन कोकोरो को शट डाउन करना है। कैंटा और हीरो मिसाकी के रोबोट होने का सच जानकर अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। हीरो उसके रोबोट होने को इग्नोर करता है और अब भी उस पर यकीन करता है। वहीं कैंटा मिसाकी पर शक करता है क्योंकि इनोज अब ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हीरो उसे कन्विंस करता है कि शायद इनके डैड ने मिसाकी को इनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है और शायद कैंटा को अपने डैड पर भरोसा करना चाहिए। कैंटा टेम्परेली इस बात को मानने लगता है और एक डिस्कार्डेड इनो के हाथ का यूज करके मिसाकी के लिए एक नया हाथ बनाता है। ये स्टोरी लाइन सिर्फ कोकोरो के कॉन्फ्लिक्ट को डीपन नहीं करती, बल्कि दिखाती है कि कैसे फैमिली ट्रस्ट और ह्यूमैनिटी पर सवाल उठाते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में। ये खाली पड़े घर के पास पहुंचते हैं जहां एक इनो को वार्निंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है ताकि दूसरे इनोस को डराया जा सके। उस इनो की हालत देखकर मिसाकी के अंदर कुछ ट्रिगर होता है
और वो उस इनो को उसकी तकलीफ से आजाद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक धमाका होता है। मिसाकी उठती है, उसमें कुछ बर्न दिखते हैं जो उसके मेटालिक शेल को रिवील करते हैं। ये देखकर इंसान उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे मिसाकी का प्रोटेक्टिव मेजर एक्टिवेट हो जाता है। वो एक टेरिफाइंग काइबॉर्ग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी एक ऐसा इंसान जिसमें बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स दोनों होते हैं। वो इंसानों को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। उसका स्विच तब ऑफ होता है जब वो देखती है कि हीरो को एक इंसान ने बंदूक की नोक पर रखा है, लेकिन केंटा उस आदमी को पीछे से शूट कर देता है। ये इवेंट केंटा के लिए ट्रॉमेटिक बन जाता है और वो मिसाकी पर यकीन करने से कतराने लगता है। इवन वो गन भी नीचे नहीं करता। वो सिर्फ तब रुकता है जब हीरो उसे टैकल करता है और याद दिलाता है कि मिसाकी ही है जो इस दुनिया में इनका ख्याल रखती है, ना कि इनके डैड। अब 2 टीम्स बन चुकी हैं, आइको और राइका। केंटा और हीरो के साथ मिसाकी ये अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जा रहे हैं, जबकि टर्मिनेटर इन्हें फॉलो कर रहा है। टर्मिनेटर एक इनो का सिर अपने हाथ से अटैच करता है ताकि एक सिग्नल भेज सके और दूसरे इनोस को बेवकूफ बना सके। अम्यूजमेंट पार्क में केंटा को टर्मिनेटर किडनैप कर लेता है ताकि वो मैल्कम को मजबूर कर सके कि वो कोकोरो को शट डाउन कर दे। इस दौरान मैल्कम और राइको के बीच के कुछ डायलॉग्स और सीन से ये हिंट मिलता है कि मैल्कम को जजमेंट डे, स्काईनेट और टर्मिनेटर के बारे में पहले से काफी कुछ पता है। शो में 1997 का टाइम पीरियड थोड़ा एडवांस दिखाया गया है, जिसमें मैल्कम की कंपनी कोटेक्स इंडस्ट्रीज ने जापान को टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी आगे बढ़ा दिया है, स्पेशली अपनी लीडरशिप में। लेकिन ये सवाल है कि मैल्कम कैसे स्काईनेट के राइवल एआई को बनाने में कामयाब हुआ। ये फाइनली सीजन के 7th एपिसोड में रिवील होता है। वहाँ हमें ये पता चलता है कि मैल्कम फ्यूचर से आया है। उसका जन्म 2025 के डिस्टोपियन वॉर टॉर्न वर्ल्ड में हुआ था, जहाँ वो 6 साल की उम्र में ही टर्मिनेटर को मारने के लिए एक्सप्लोसिव्स बनाने में स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता था। यह खुलासा न सिर्फ मैल्कम की बैक स्टोरी को समझने में हेल्प करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे वो अपने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके स्काईनेट के खिलाफ एक एआई बनाने में कामयाब हुआ। 2037 तक जब मैल्कम सिर्फ 17 साल का होता है, उसे ये समझ आ जाता है कि जो रास्ता उसने चुना है, जैसे टर्मिनेटर के डायरेक्टिव को चेंज करना और उन्हें टाइम में वापस भेजना, तो असल में कोई भी वॉर रोक नहीं रहा। अगर उसे सच में लड़ाई खत्म करनी है तो उसे इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। मैल्कम के लिए इसका मतलब था एआई के अंदर फ्री विल और कॉन्शियस लाना, मतलब कि एआई के पास खुद का दिमाग हो जिससे वो डिसाइड कर सके कि क्या सही है और क्या गलत, ना कि सिर्फ अपने प्रोग्रामर की बात ब्लाइंडली माने। इस आइडिया को सच करने के लिए मैल्कम 2047 में कोकोरो 0.0 को बनाता है, जिसका नाम बाद में मिसाकी रखा जाता है। मिसाकी अपने लिए फीमेल अपीयरेंस और वॉइस इसलिए चूज करती है क्योंकि उसका मानना है कि औरतें लाइफ की नर्चर यानी पालने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली होती हैं। वो खुद को मिसाकी नाम देती है क्योंकि वो अपने आप को एक इमेजरी संदेशवाहक या ब्रिज मानती है जो मैल्कम और एआई के बीच कनेक्शन बनाए। दोनों मिलकर एक ऐसे गॉड बनाने की कोशिश करते हैं जो फ्यूचर को शेप करे। मिसाकी का मानना था कि वो स्काईनेट की कुछ गलतियों को सुधार सकती है जो स्काईनेट ने अपने क्रिएटर से लिए थे, लेकिन मैल्कम को उसके ही टीम के लीडर ने रोक दिया, जो उसे धमकी देता है कि अगर उसने मिसाकी को बंद नहीं किया तो वो उसे अनप्लग कर देगा। ये सुनकर मैल्कम गुस्से में उस लीडर और उसके साथियों को मार देता है। इसके बाद मैल्कम और मिसाकी चुपके से एक टाइम मशीन बनाते हैं और दोनों मिलकर टाइम ट्रैवल करके 1983 के जापान चले जाते हैं। वहां पहुंचकर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। साथ ही वो कोटेक्स इंडस्ट्रीज में घुसकर वहां का सामान दोबारा बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मैल्कम अपनी किस्मत से बच नहीं पाता, उसे प्यार हो जाता है, उसका एक परिवार भी बन जाता है और फिर ये सब उसके लिए एक दर्दनाक मजाक बन जाता है। मैल्कम और मिसाकी ने मिलकर सालों तक कोकोरो बनाने पर काम किया। जब फाइनली कोकोरो लॉन्च करने का टाइम आता है, मिसाकी अपना सीपीयू यानी अपना दिमाग मैल्कम को गिफ्ट कर देती है, सोर्स कोड के फॉर्म में। इसी से कोकोरो का जन्म होता है। मिसाकी का पुनर्जन्म होता है उसी सिंपल और शांत सर्वेंट के रूप में जिसे हमने सीजन के स्टार्टिंग में देखा था, जो मैल्कम के बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव क्वालिटीज दिखाती है। शायद ये क्वालिटीज मैल्कम ने प्रोग्राम की होंगी, लेकिन मिसाकी ने उन्हें बहुत पावरफुल और थोड़ा खतरनाक तरीके से फॉलो किया। मिसाकी और मैल्कम के बीच का ये कॉम्प्लेक्स रिश्ता और मिसाकी की बदलती सोच और पर्सनैलिटी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनके एक्शंस को और मीनिंगफुल बनाता है।
साथ ही मैल्कम के लिए एक डीप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। शुरू में टर्मिनेटर का प्लान होता है कि वो मैल्कम के बेटे कैंटो को एक प्रेशर टूल की तरह यूज करे ताकि वो कोर्टेक्स इंडस्ट्रीज तक पहुंच सके और कोकोरो को बंद करवा सके। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब कोकोरो खुद इनोस के थ्रू अपनी प्रेजेंस दिखाती है और टर्मिनेटर और कैंटा को अपने ऑफिस बुलाती है। मैल्कम इस बात से मना कर देता है और टर्मिनेटर धमकी देता है कि अगर मैल्कम ने कोकोरो के चेंबर का दरवाजा नहीं खोला तो वो कैंटा को मार देगा। फिर टर्मिनेटर कैंटा को चोट पहुंचाता है और भी तकलीफ देने की धमकी देता है। मैल्कम मजबूरन दरवाजा खोलता है लेकिन गुस्से में कह देता है कि अब कुछ भी कर लो, अब सब कुछ बदल चुका है क्योंकि कोकोरो ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी है। जैसे ही मैल्कम की बातें खत्म होती हैं, टर्मिनेटर अपना मिशन अपडेट करना शुरू करता है, बट तभी आइको और मिसाकी उस पर अटैक कर देते हैं। इस इंटेंस फाइट के दौरान मैल्कम सबको बताता है कि अब टर्मिनेटर ईएमपी डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि कोकोरो को शट डाउन किया जा सके। आइको मैल्कम को यकीन दिलाती है कि वो टर्मिनेटर को रोकेंगे और मैल्कम कोकोरो को शट डाउन करे। लेकिन मैल्कम का असली प्लान कुछ और ही होता है। उसका असली इरादा ये है कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि कोकोरो इंसानियत की तरफ है और वो स्काईनेट के खिलाफ खुद डिसीजन ले सकती है। सर्वर रूम में फाइट के दौरान टर्मिनेटर कैंटा को गिरते हुए पत्थर से बचा लेता है। फिर वो आइको का हाथ तोड़ देता है और आखिर में मैल्कम को मार देता है। इसके बाद वो कैंटा को लेकर सीधा ईएमपी रूम की तरफ चला जाता है। ईएमपी रूम में टर्मिनेटर अपना असली प्लान बताता है। उसका मिशन है कोकोरो को ईएमपी से शट डाउन करना, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर वो खुद ये काम करेगा तो उसका भी सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि कैंटा ये काम करे क्योंकि फ्यूचर में कैंटा ही वो इंसान है जिसने इस टर्मिनेटर को टाइम ट्रैवल पर भेजा था। उस फ्यूचर में कैंटा ने ह्यूमन और स्काईनेट के बीच एक पीस डील बनाई थी और ये टर्मिनेटर उसी मिशन के लिए भेजा गया था ताकि शांति वाला फ्यूचर पॉसिबल हो। ये सच कैंटा को अंदर से झंझोर देता है। उसके लिए ये सिर्फ बटन दबाने का डिसीजन नहीं है, उसे अपने आने वाले फ्यूचर पर भरोसा करना होगा और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो अब एआई के साथ लड़ रहा है या एक्चुअली एक और इंसान के सपनों को पूरा कर रहा है। मैल्कम की मौत से एक और बड़ा मोमेंट आता है। उसकी कुर्बानी कोकोरो को दिखाता है कि ह्यूमंस में एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा होता है। ये चीज कोकोरो के सिस्टम में एक क्यूरियोसिटी जगाती है, क्यों, जो मैल्कम और मिसाकी ने उसमें डाला था। और इसी क्यूरियोसिटी से कोकोरो के अंदर के 3 अलग एलिमेंट्स, मिसाकी, मैल्कम का कोड और कोकोरो का अपना एआई एक हो जाते हैं। अब कोकोरो सिर्फ एक एआई नहीं है, वो एक प्रोटेक्टर बन चुकी है इंसानियत के लिए। लेकिन उसमें एक कॉम्प्लेक्स चीज भी छुपी है, उसके डिसीजन में कंट्रोल किसका है, मैल्कम का विजन, मिसाकी की लॉजिक या कोकोरो की खुद की फ्री विल। मैल्कम की कुर्बानी के बाद पूरी टाइमलाइन थोड़ी उलझ जाती है जब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिवील होती हैं। इस जर्नी के दौरान आइको को ये पता चलता है कि वो मैल्कम की माँ है और ये पूरा सफर एक टाइम लूप जैसा लगता है। अब उसका मिशन है अपने पोते पोतों को बचाना। अपने आखिरी पलों में मैल्कम मिसाकी को ये कहकर छोड़ता है कि वो उसे किसी और वक्त में ले जाए। जब कोकोरो फाइनली कंप्लीट होता है, वो इनो आर्मी पर अपना कंट्रोल बना लेती है, उन्हें कोर्टेक्स इंडस्ट्रीज की तरफ भेजती है और टर्मिनेटर को ईएमपी रूम के बाहर हरा देती है। लेकिन टर्मिनेटर कैंटा को ये ऑप्शन देता है कि वो ईएमपी को डिटोनेट करे या अबॉर्ट करे। कोकोरो, जो एक रोबोट है, बताती है कि वो इंसान जैसी नहीं है, लेकिन वो बनना चाहती है क्योंकि मैल्कम ने उसे मशीन और इंसान के दोनों एक्सट्रीम दिखाए थे जो उसे पसंद आए। जब मैल्कम जिंदा था, उसने कोकोरो से कहा था कि वो कैंटा पर भरोसा करे क्योंकि कैंटा उसका बेस्ट था। लेकिन अब जब मैल्कम नहीं रहा, कोकोरो चाहती है कैंटा भी उस पर भरोसा करे जैसे उसका डैड करता था। अगर कैंटा ईएमपी को डिटोनेट करता है तो स्काईनेट के नेक्स्ट न्यूक्लियर अटैक से लीज को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जब तक कोकोरो ऑनलाइन है, वो लीज को नुकसान नहीं होने देगी। कोकोरो भी कैंटा से अपना डिसीजन लेने को कह रही है। आखिर में कैंटा डिसाइड करता है कि वो ईएमपी अबॉर्ट करेगा, यानी उसे एक्टिवेट नहीं करेगा और कोकोरो को ऑनलाइन ही रहने देगा। जब शो अपने लास्ट मोमेंट पर पहुंचता है, हम देखते हैं कि तीनों भाई बहन, कैंटा, उसके छोटे भाई बहन मिसाकी और आइको के साथ सीवर के रास्ते चुपके से भाग रहे हैं। कोकोरो उन सबको स्काईनेट के अटैक से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि अब वो चाहती है कि लीज पर कभी अटैक ना हो। कैंटा अभी भी मिसाकी या किसी मशीन पर पूरी तरह यकीन नहीं करता, लेकिन मिसाकी उसे बार बार समझाती है कि उसके भाई बहनों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है
और उसे इनके साथ चलना ही होगा। इस मूवमेंट में इमोशन, ट्रस्ट और टाइम ट्रैवल का कॉन्फ्लिक्ट सब मिक्स हो जाते हैं, जिससे कोकोरो, कैंटा और मिसाकी का रिश्ता और भी डीप हो जाता है। अब ये तीनों एक फैमिली जैसे बन गए हैं जो मिलकर नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। सरप्राइजिंगली टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी का पैटर्न 1980s की एक और पॉपुलर साई-फाई फ्रेंचाइजी एलियन से मिलता जुलता है। दोनों की पहली दो मूवीज इतनी आइकॉनिक हैं कि उनको टच करना मुश्किल है। उनके बाद आई हर सीक्वल का स्पिन ऑफ उन ओरिजिनल फिल्म के पावरफुल स्टाइल और थीम को कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। टर्मिनेटर की बात करें तो इसमें टाइम ट्रैवल, सैरा और जॉन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और आर्नल्ड का T-800 का रोल सब कुछ इसे एक जबरदस्त मूवी बनाते हैं। ये फिल्म टेक्नोलॉजी और एआई के फ्यूचर खतरों को भी दिखाती है बिना एंटरटेनमेंट लूज किए, लेकिन जैसे जैसे सीक्वल्स आए उन्होंने वो मैजिक लूज कर दिया। पहली दो फिल्म एक इंटेंस चेस थी, एक फ्यूचर को रोकने के लिए जो अभी हुआ ही नहीं है। बाद की मूवीज जैसे टर्मिनेटर सेल्वेशन फ्यूचर डिस्टोपिया पर फोकस करती है, और जेनेसिस और डार्क फेट तो और भी ज्यादा रिस्की हो गई हैं। इनमें केल रीस को एक ऐसी टाइमलाइन में भेजा जाता है जहां सैरा ऑलरेडी T-800 के साथ ट्रेंड है। टाइमलाइन इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि सब कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन टर्मिनेटर 0 एक चीज क्लियर करता है, ये अपने आप को समझाता है। लगता है ये शो उन पुराने बोरिंग सीक्वल की क्रिटिसिज्म का आंसर देना चाहता है। ये पुरानी मूवीज के एलिमेंट को रिमिक्स करता है, इवन जेनेसिस को भी। इस शो की सबसे बड़ी जीत ये है कि ये कॉनर फैमिली से हटकर नए कैरेक्टर पर फोकस करता है। स्काईनेट स्टिल खतरनाक है क्योंकि ये स्टोरी जजमेंट डे और उसके थोड़े बाद की टाइमलाइन दिखाता है, लेकिन इस बार स्टोरी ह्यूमन और मशीन के वॉर के अलावा भी कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करती है कि कैसे लोग प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये एआई के इनविजिबल स्प्रेड पर बेस्ड है, ना कि बस एक कूल साइफाई कहानी। प्रोडक्शन आईजी ने एनिमेशन किया है, तो कई सीन्स में ज्यादा कॉन्वर्सेशन और डीप टॉपिक्स जैसे फेट और विल पर डिस्कशन होते हैं। फनी बात यह है कि शो हर एक सीक्वल को एक और एंडलेस वॉर के रूप में दिखाता है, और ये बात स्मार्टली पॉइंट आउट करता है कि इतनी सारी मूवीज के बाद भी रिजल्ट वही का वही है। ऑफ कोर्स टर्मिनेटर 0 भी पूरी तरह कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन या टाइम ट्रैवल कंफ्यूजन से बच नहीं पाता। एक्शन सीन्स भी लिमिटेड लगते हैं। जब एक्शन होता है तो इंटेंस होता है। पुलिस स्टेशन और फ्लाईओवर वाले सीन्स पहली मूवी को ट्रिब्यूट देते हैं, लेकिन एक्शन स्टोरी के बैकग्राउंड में चला जाता है। मैल्कम ली जैसे कैरेक्टर को एआई कोकोरो के साथ एक गोलाकार रूम में डीप कॉन्वर्सेशन के लिए भेज दिया जाता है, जबकि जमीन पर डिस्टोपिया चल रहा है। शो कभी कभी थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है और उसका डार्क टोन भी थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट बिल्डअप मोस्टली सेटिस्फाइंग फील होता है। कुछ ट्विस्ट थोड़े फोर्स लगते हैं, जैसे सिर्फ ट्रिब्यूट देने के लिए डाले गए हों। एनिमेशन भी शुरू के एपिसोड्स में थोड़ा स्टिफ लगता है, स्पेशली जब 3D एसेट का यूज होता है, लेकिन जब फाइट सीन होते हैं तो वो काफी स्टाइलाइज्ड और ग्राफिक होते हैं। शो के राइटर टॉमलिन का फ्रेंचाइजी के लिए प्यार क्लियरली दिख रहा है। ये स्टोरी सिर्फ पहली दो मूवीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि अपना एक नया एंगल भी ले आती है, बिना ओरिजिनल को डिस्टर्ब किए। हाँ, घोस्ट इन द शेल या मार्स एक्सप्रेस जैसे डीप सोशल कॉमेंट्री नहीं है, लेकिन ये एआई के फ्यूचर और को एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को टच करता है। कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है और शो का लॉन्गर रन टाइम उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करने का चांस देता है। उम्मीद है अगले सीजन में ये और भी नए और सरप्राइजिंग आइडियाज एक्सप्लोर करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।